स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक टू कैलकुलेट वेवलेंथ, एनर्जी एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बहुत आसान है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ एनर्जी गैप्स हैं, अगर आप उन्हें ध्यान रखें तो कैलकुलेशंस में आप बहुत 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 ज्यादा फास्ट हो सकते हो और कई क्वेश्चंस को आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये क्या है? ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए रखा है। ठीक है, ये आपके पास n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट शेल, जिसे हम सभी लोग ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्राउंड स्टेट के नाम से। ये n इक्वल टू 2 है, जिसे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये n इक्वल टू 3 है, जिसे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। दिस इज फोर्थ एनर्जी लेवल, जिसे हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एंड सो ऑन। n इक्वल टू 5 तक मैं आपको कुछ एनर्जी वैल्यूज बताने वाला हूं, वो वैल्यूज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो और लास्ट में आप आ जाते हो n इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर। ठीक है, ध्यान से अगर आप यहां पर देखें तो ये फर्स्ट सेल है हाइड्रोजन। मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इन लेवल्स की एनर्जी वैल्यूज याद रख पाए तो आप बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। तो यहां देखें, इसका ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल में एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो फिफ्थ शेल है उसकी एनर्जी होती है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, n इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए। उसके अलावा आपको इनके गैप्स भी याद रखने। तो देखो, फर्स्ट से लेकर सेकेंड लेवल का जो गैप होता है वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन। फर्स्ट से थर्ड का जो गैप होता है वो आपके पास होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली फर्स्ट से फोर्थ का जो गैप है वो होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कितना होता है? दिस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर आप सेकेंड और थर्ड के बीच का गैप देखो तो वो होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चार गैप्स आपको याद रखने चाहिए। क्यों? कई बार डायरेक्टली एनर्जीज या फिर वेवलेंथ काम में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई मुझसे बोल दे कि भैया इलेक्ट्रॉन ना थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो बताओ वेवलेंथ कितनी रिलीज होगी? तो इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो उनके बीच का गैप कितना है? 12.09। तो जो वेवलेंथ है वो hc बाय 12.09 के इक्वल हो जाएगी। hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। तो डिवाइड बाय 12.09 आप डायरेक्टली 3 से 1 आने की वेवलेंथ यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे हम बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, बट हाँ, अगर आपको एनर्जी गैप्स पता है तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से फर्स्ट पर, फोर्थ से फर्स्ट पर, थर्ड से सेकंड पर आ रहा होगा। इन वैल्यूज को याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कई बार क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली वैल्यूज दिख जाती हैं और आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले गैप निकालोगे और फिर चीजों को कैलकुलेट करते हो। ये था हाइड्रोजन एटम के लिए। अब अगर इसी चीज को मैं एक हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन लाइक जिसका एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं है, वो He+ हो सकता है, वो Li2+ हो सकता है, वो Be3+, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल देखो, जो टर्म था उसमें Z² लगाना है। मतलब इस हाइड्रोजन लाइक एटम का जो पहला ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू Z²। जैसे मान लो हीलियम है तो Z के लिए 2, 13.6 इंटू 4 वो हो जाएगा 52.4। खत्म। बताओ सेकंड की एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाँ, -3.4 इंटू Z²। थर्ड की एनर्जी -1.51 Z², इसकी हो जाएगी -0.85 Z², और इसकी हो जाएगी -0.544 Z²। उसके अलावा गैप्स, अगर आप गैप्स की बात करो तो भाई सेम है। वहां का गैप कितना था? 10.2। ये गैप हो जाएगा 10.2 इंटू Z²।
बताओ ये गैप, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा 12.09 इंटू जेड स्क्वायर। बताओ ये वाला गैप हो जाएगा 12.75 इंटू जेड स्क्वायर, और ये वाला जो गैप है ये 1.89 इंटू जेड स्क्वायर बनेगा। बाकी सब कुछ सेम है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। तो एक तो आपको एनर्जी गैप्स याद होने चाहिए, आपके बहुत ज्यादा काम में आते हैं। एक पार्ट, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। जो दूसरा पार्ट मैं आपसे कह रहा हूं वो है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अगर आप किसी एक लेवल N2 से किसी एक लेवल N1 पर आ रहे हो, यहां पर N2 हायर लेवल है और N1 जो है वो लोअर लेवल है, तो यहां से यहां आने पर जो वेवलेंथ रिलीज होगी 1/λ, एक्चुअली वेवलेंथ का इनवर्स वेव नंबर होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। पढ़ा हुआ है ना आपने? तो यहां से भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वो जो मैंने आपको एनर्जीज बताई वहां से भी आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। R यहां पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या फिर हम इसे अप्रोक्सीमेटली 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको R की वैल्यू यूज नहीं करनी होती है, इसको हम हमेशा लास्ट लाइन में यूज करेंगे, वो हम क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका इलेक्ट्रॉन N2 से N1 आ रहा है, कहां से? N2 से N1 आ रहा है, तो उसके लिए अगर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसका फॉर्मूला बनता है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन। तो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है। उसके अलावा आपने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, इन सब का नाम तो सुना ही है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सीरीज की लाइन निकालनी है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज, उसका फॉर्मूला बनता है N2, जहां से वो आ रहा है हायर, माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। उस सीरीज के ग्राउंड स्टेट को आप निकालो। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है जो N2 से N1 आने पर एमिट हो सकती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है भाई? आप सभी जानते हो, लाइमन सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है N1, वो होती है 1, है ना। बामर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 2, है ना। लाइमन, बामर, फिर आपके पास आती है पास्चन के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 3, फिर आपके पास आती है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है 4, फिर आती है आपके पास फंड, उसके लिए ग्राउंड स्टेट होती है 5, फिर आती है हम्फ्री, उसके लिए ग्राउंड स्टेट कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो आपको जिस सीरीज की लाइन निकालनी है, मतलब लाइमन सीरीज क्या होगी, आप समझाता हूं कि मान लो यहां से कोई स्पेक्ट्रल लाइन निकली इस पॉइंट से, तो 5 से 1 पे आई, या फिर 4 से 1 पे आई, 3 से 1 पे आई, तो जो 1 पे आके खत्म हो रही है वो सब लाइमन की लाइंस होंगी, जो 2 पे आके खत्म हो रही है वो सब बामर की लाइंस होंगी, इसी तरह जब 3 पे आके खत्म होंगी तो वो आपके पास पास्चन की लाइंस होंगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज निकालना है, वो आप यहां से निकाल सकते हो। आपको N2 से N1 के बीच में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल सकती है, उसे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसे यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट, देन इनमें से क्या क्या हो सकता है? ठीक है भाई, 4th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n = 5, और सेकेंड स्टेट, ध्यान रखना 4th एक्साइटेड स्टेट है और सेकेंड सिर्फ स्टेट है, मतलब आप n = 2 पर आए हो, तो आप 5 से 2 पर आ गए हो। पहली चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए, आ गई। अब बोल रहा है 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। भाई नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देखना चाहते हो तो बन जाएगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 इज 4 बाय 2, आंसर आ गया 6। तो टोटल आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी। अभी और ऑप्शन भी चेक करना, देखो नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू बामर सीरीज, तो मैंने आपको भी क्या बताया, बामर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 2, होती है ना। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज,
बताओ ग्राउंड स्टेट ऑफ बामर क्या होती है, 2 होती है ना, तो बामर की जो लाइंस होंगी वो हो जाएगी 5 - 2 दैट इज 3, ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू पाश्चन, पाश्चन लाइमन बामर पाश्चन के लिए 3 होता है 2, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो होंगे आपके बी, सी एंड डी। तो बहुत आसान है, अगर किसी ऊपर लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और आपको एक स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है n2 - n1 वाला, कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर। अब आप देखो वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो मैंने आपको क्या सिखाया, लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 1 लाइमन के लिए, ठीक है। अब ऊपर 2 भी है, ऊपर 3 भी है एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो जो 2 से 1 लाइन होती है वो लाइमन की फर्स्ट लाइन कहलाती है, 3 से 1 वाली सेकंड होगी, 4 से 1 वाली थर्ड होगी, और ऐसे आती है इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो आपको लाइमन की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना है। तो देखो लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन आप लगाओ इसके लिए रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या लगाओगे, रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या बनेगा, 1/λ, L लिख रहा हूं इसे, लाइमन इज इक्वल्स टू R इंटू Z, हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, Z के लिए हो गई 1, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आप देखो ये बन गया 3R/4 बन गया। तो लैम्डा लाइमन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3R, उल्टा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी तरह आप निकालो सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो बामर के लिए n1 2 हो जाता है, सेकेंड लाइन यानी 4 से आ रहा होगा, तो 1/λ बामर जो है वो किसके इक्वल होगा, R इंटू Z तो 1 है, इंटू 1/2² माइनस 1/4²। तो 4 और 16 कैल्शियम 16 आ गया, 4 - 1 R लैम्डा बामर। तो अब आप देखो लैम्डा बामर की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3R। तो आपको क्या डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो निकाल लो भाई, 4/3R माइनस 16/3R, है ना, मोड़ ले रहा हूं, तो 3R तो एलसीएम हो गया, 16 - 4 कितना हो गया, 12, आंसर आ गया 4/R। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस और भी तो कुछ नहीं करना, है ना। चलिए देखें और क्वेश्चन, 3 photons originating from excited atomic hydrogen atoms are found to have energies of 0.66, 1.89, 2.55 electron volt respectively. The minimum number of atoms that must be present are. अब देखो एनर्जी गैप्स का रूल यहां पे काम में आएगा रूल। 3 फोटोन है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, मतलब n = 1 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास लेवल्स क्या होते हैं, n = 1 होता है, n = 2, n = 3, है ना, n = 4 एंड सो ऑन, कहानी चलती रहती है। अब आपको गैप्स तो याद है, एनर्जी वैल्यूज याद है, ये -13.6, ये होता है -3.4, ये होता है -1.51, ये हो गया -0.85 और ये हो गया -0.544। अब ये आपसे कौन कौन से गैप कर रहा है, एक तो कर रहा है 1.89, तो 1.89 तो आपको याद है ना, 1.89 होता है 3 से 2 के बीच का गैप, तो ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक ही कह रहा है 0.66, 0.66 भी देख ले, मुझे लग रहा है 0.66 देखो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 1.51 में से 0.85 उड़ाओ, 11 - 5 is 6, यस 0.66, तो ये वाला जो गैप है 4 से 3 वाला, ये 0.66 है, और 2.55 तो मुझे दिख ही रहा है, देखो 3.4 से 0.85 का गैप, आप चाहो तो वो भी देख लो, सो 5 और 13 में से 8 is 5.2.55, ये आपके पास 3 फोटोन्स आ रहे हैं, इसका गैप है 2.55, बोले आपको दिख गया। अब आप सोचो अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा, वैल्यूज लिखी, धड़ाधड़ से आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। अब ये कह रहा है कि इन 3 फोटोन्स के लिए आपको मिनिमम कितने एटम्स चाहिए होंगे, तो बहुत ध्यान से देखें। अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो ध्यान से देखना, सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन 4 पे प्रेजेंट है, तो या तो वो 4 से सीधा 2 आ जाए, एक ट्रांजिशन हो सकता है, या वो 4 से 3 आए। अब देखो वो अगर 4 से 3 आया तो 3 से 2 तो आ सकता है एक एटम में, लेकिन अगर उसी एटम में वो सीधा 4 से 2 आ गया तो फिर वो 4 से 3
और 3 से 2 नहीं आ सकता है। तो हो क्या कि फर्स्ट एटम जो हो, फर्स्ट एटम उसमें तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 सीधा आ जाए, एक ट्रांजिशन, और सेकंड एटम जो होगा उसमें क्या हो, पहले 4 से 3 आ जाए और फिर 3 से 2 आ जाए। तो ये दोनों काम तो एक ही एटम में हो सकते हैं, ये वाला दोनों ट्रांजिशन, 4 से 3 आया, 3 से 2, लेकिन 4 से 2 आ गया तो वापस से ऊपर नहीं जा सकता, तो एटलीस्ट आपको 2 एटम चाहिए ये 3 ट्रांजिशन शो करने के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सपोज आपके पास एक ही एटम होता, 4 3 2, आप बोलते हैं सर मैं तो एक में करवा दूंगा, भाई बताओ करवा के, आप बोलोगे मैं 4 से 3 आ जाऊं और 3 से 2 आ जाऊं, हाँ सही है, 2 ट्रांजिशन हो गए, लेकिन अब 4 से 2 कैसे आओगे? 4 से 3 आके आप वापस से 4 पे तो जा ही नहीं सकते हो, तो 4 से 2 आने के लिए आपको एक अलग से एटम चाहिए होगा, इसलिए मिनिमम आपके पास यहां पर 2 एटम्स होने चाहिए। तो आपको अगर ये गैप्स याद हैं तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, तो कोई सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये देखें, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन Li2+ will emit photon of same energy as that emitted due to transition from 5th axial state to 1st axial state in He+ ion। ये एक्चुअली एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिनमें कई स्टूडेंट गलतियां करते हैं, आप वो गलती ना करो, सिर्फ इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ध्यान से देखना, Li2+ आपके पास है, तो बोल रहा है Li2+ में कौन सा ट्रांजिशन, मुझे नहीं पता ट्रांजिशन, तो एक N2 मान लो और एक N1 मान लो। Which transition in Li2+ will emit photon of same energy as that emitted due to transition from 5th excited state, that is 6th, to 1st excited state, that is 2 in He+। अब देखो E equal to hc by lambda होता है, तो अगर एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, वेवलेंथ सेम है तो आप यहाँ पे लगाओ रिडबर्ग फॉर्मूला, 1/λ is equals to R into लिथियम का Z होता है 3 स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ना मुझे N1 पता है ना मुझे N2 पता है, कोई बात नहीं, ये लगाओ हीलियम के लिए सेम फॉर्मूला, 1/λ is equals to R into हीलियम का Z हो गया 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। देखो सॉल्व करो, ये बन गया 4R इंटू ये हो गया 36 और 4, एलसीएम आ गया 36, 4 9 9 माइनस 1 इज 8/36 R। अब जिसने ये कर लिया उसका आंसर आने के चांसेस तो 0.1% बचे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इनको सॉल्व ना करें, ये एक स्टैंडर्ड कैटेगरी मान के चल लो आप, ये सॉल्व नहीं करना है, आपको पता है दोनों के लिए लैम्डा सेम है तो 1/λ सेम है, तो इनको एज इट इज इसी फॉर्म में आप कंपेयर कर दो। तो ध्यान से देखें, ये बन गया 9R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, ये बन गया 4R इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। देखो R से तो गया R, 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो गया, और इस 9 को भेज दो इधर, तो देखो हाँ अब दिख रहा है ना आंसर आपको, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/9 माइनस 1/9 स्क्वायर। और भाई ये तो आप अच्छे से जानते हो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर लो इन दोनों को, तो कंपेयर करने पर आपको N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू 9, यानी लिथियम में 9 to 3 वो ट्रांजिशन होगा जब इन दोनों की वेवलेंथ्स क्या होंगी, बराबर कर सकते हैं। तो ये था आपके पास सिंपल सा मेथड, रिडबर्ग फॉर्मूला। एनर्जी गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें जरूर ध्यान रखें, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। अगर आपको एक स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस निकालनी है तो N2 माइनस आपको ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.